हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ आरती यादव। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी की क्लासेस। बायोलॉजी क्लासेस में हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स स्टार्ट करने का ये रीज़न है कि बायोमॉलिक्यूल्स अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, हार्मोन्स वगैरह पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स उसमें आकर टपक जाता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अगर हमारा बायोमॉलिक्यूल्स तैयार रहेगा तो हमें आगे भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। बायोमॉलिक्यूल्स में हम क्या स्टार्ट करते हैं, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स में हम पढ़ते हैं अमीनो एसिड पढ़ते हैं, प्रोटीन्स पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, लिपिड पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ते हैं। तो इसलिए आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं? बायो टर्म जो रिलेटेड होता है वो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। हम जानते हैं केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि एटम्स से मिलकर बने होते हैं मॉलिक्यूल्स। अब वहाँ तो हम केवल मॉलिक्यूल्स कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो लिविंग थिंग्स में थोड़ी ना होते हैं। केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे उन्हें, लेकिन यहाँ पर हम ये लिविंग थिंग्स में आते हैं इसलिए हम इसे बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। ओके, अब बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर सेल ऑर्गेनल्स बनाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स जैसे हमें पता है कि जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, कोई भी हों, उनमें क्या पाए जाते हैं? सेल से मिलकर बना होता है उनका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर। चाहे वो कोई भी लिविंग हो, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर बना होता है वो सेल से मिलकर बना होता है। अब एक सेल में कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड प्लांट्स में। प्लास्टिड केवल प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता। ओके, तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। और बहुत सारे सेल्स, जैसे कई सारे सेल्स के ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। अब टिश्यूज़ के ग्रुप को क्या कहते हैं? एक ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन जैसे लीवर है, स्टमक है, या लीव्स में लीव्स है, और क्या बोलते हैं, स्टेम्स हैं अगर हम उसमें बात करें, प्लांट्स में बात करें तो टिश्यूज़ के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यूज़ के ग्रुप को कहते हैं ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ओके, अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे अगर मैं अपने आप को ले लूँ, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एक ह्यूमन या एक एनिमल क्या है? ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज। सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म के कई सारे ऑर्गेनिज्म अगर एक साथ मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन। ओके, अब कई सारे पॉपुलेशन अलग अलग हैं, जैसे एक डॉग की पॉपुलेशन ले लें, एक कैट की पॉपुलेशन ले लें, एक ह्यूमन की पॉपुलेशन ले लें, तो कई सारी पॉपुलेशन अलग अलग मिलकर क्या बना लेंगे? एक कम्युनिटी। अब डिफरेंट कम्युनिटी मिलकर क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम। और अलग अलग इकोसिस्टम जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम हुआ या फॉरेस्ट इकोसिस्टम हुआ, कई सारे अलग अलग इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? बायोम। पूरे ही लैंड पर क्या बनता है? बायोम या लैंडस्केप्स। बायोम या लैंडस्केप्स मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर या इकोस्फीयर। देखा, हमने बायोमॉलिक्यूल पढ़ते पढ़ते हम कहाँ पहुँच गए? इकोसिस्टम में पहुँच गए, यानी कि इकोलॉजी में पहुँच गए। तो बायोमॉलिक्यूल सभी में ही आएगा, क्योंकि लाइफ की जो स्टार्टिंग हुई वो बायोमॉलिक्यूल से ही स्टार्ट हुई। इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो लाइफ की शुरुआत हुई वो किससे हुई? मीथेन से हुई। लाइफ की शुरुआत मीथेन से हुई थी। इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे ये चीज़।
देखिए आगे, फिर उसके बाद मान लीजिए हमने क्या ली, एक सेल ली। सेल हमें पता है, सेल इज द structural and functional unit of life. ओके, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड सेल को क्या करेंगे, हमने कोई सेल ले ली, मान लीजिए चाहे एनिमल सेल ली या हमने क्या ले ली, एक लीफ ले ली यानी कि प्लांट सेल ले ली। अब उसमें एक सेल में क्या होता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, और इसे हम कहते क्या हैं, सेल्यूलर पूल। अब इसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, बट इसमें केवल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ही हम बायोमॉलिक्यूल कहेंगे, इनऑर्गेनिक को नहीं कहेंगे, केवल ऑर्गेनिक को कहेंगे। ओके, तो हमें पता चल गया कि जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। ओके, अब बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे दो टाइप के पाए जाते हैं, क्या, माइक्रोबायोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोबायोमॉलिक्यूल। माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, बट मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट 18 डाल्टन से लेकर 800 डाल्टन तक होता है, मतलब 1000 डाल्टन से कम मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, तभी वो माइक्रोबायोमॉलिक्यूल होगा। अब हम आते हैं मैक्रोबायोमॉलिक्यूल पर। तो मैक्रोबायोमॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोसेकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। ओके, अब हमें पता है कि अमीनो एसिड से मिलकर क्या बने होते हैं, प्रोटीन्स। लिपिड की बात करें तो 1 मिनट, लिपिड की बात करें तो लिपिड जो होता है हमारा, लिपिड किससे मिलकर बना होता है, तो लिपिड मिलकर बना होता है हमारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से। लेकिन लिपिड पे अभी मैं लगा देती हूँ स्टार, क्यों, क्योंकि लिपिड के बारे में अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँगी, क्योंकि लिपिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स से मिलकर क्या बने होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स। अब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। ओके, यहाँ पर जितने भी माइक्रोबायोमॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो अमीनो एसिड हों, फैटी एसिड हों, ग्लिसरॉल हों, मोनोसेकेराइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, सब ही क्या हैं, सब मोनोमर्स हैं। सब क्या है, मोनोमर्स। और हमें पता है मोनोमर्स से मिलकर क्या बनते हैं, मोनोमर मिलकर क्या बना लेते हैं, पॉलीमर। तो मैक्रोबायोमॉलिक्यूल क्या हैं, पॉलीमर हैं। ओके, अब हम देखते हैं हाउ टू सेपरेट माइक्रोबायोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोबायोमॉलिक्यूल। हमने ये तो देख लिया कि बायोमॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक माइक्रोबायोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोबायोमॉलिक्यूल। अब ये सारे मॉलिक्यूल सेल्यूलर पूल में हैं, अभी मैंने सेल्यूलर पूल दिखाया था, सेल्यूलर पूल में ही सब पड़े हैं। अब हमें अलग करना है सेल से किसी माइक्रो एंड मैक्रो बायोमॉलिक्यूल को सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जिस सेल में से हमें सेपरेट करना है माइक्रो और मैक्रो को, तो उस लिविंग सेल को हम ले लेंगे। माना हमने एक लिविंग सेल ले ली, ठीक, हमने मान लिया लिविंग सेल, हमने लीफ ले ली, लीव्स ली और उसे क्या कर दिया, हमने उसे ग्राइंड कर लिया, मिक्सी में पीस लिया। अब हम मिक्सी में कोई चीज़ पीसते हैं, चटनी बनाते हैं, किसी चीज़ की चटनी बनाते हैं तो हम उसमें वाटर ऐड करते हैं,
तभी चटनी बनती है ना। तो यहाँ पे हमने सेल को पीसने के लिए क्या लिया, डाइल्यूट एसिड लिया। कौन सा एसिड लिया, डाइल्यूट, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ओके, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लिया हमने और इसकी चटनी बना ली, स्लरी सब्सटेंस बना लिया। अब इसे हमने क्या किया, एक कंटेनर नीचे रखा और इसके ऊपर छन्नी लगाई, सीव लगाई या कोई कॉटन का कपड़ा लगाया और इस स्लरी सब्सटेंस को इसमें डाल दिया इसको छानने के लिए। फिर उसके बाद जब इसे स्लरी सब्सटेंस को इसमें डाला, मान लीजिए हम दूध का एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम मिल्क को छन्नी में छानते हैं तो क्या होता है, मलाई तो ऊपर रह जाती है बट दूध नीचे चले जाता है। क्यों? क्योंकि दूध जो है, दूध में मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, तो वो तो छन जाते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। ठीक, और वो जो छन्नी में मलाई होती है वो मोटी होती है तो वो ऊपर रह जाती है। ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि जो मैक्रो बायोमॉलिक्यूल होंगे वो कहाँ रह जाएंगे, छन्नी में ऊपर रह जाएंगे, बट जो माइक्रो होंगे, छोटे छोटे होंगे, वो छन के नीचे आ जाएंगे। ओके, देन अब यहाँ पे जो मैक्रो बायोमॉलिक्यूल होते हैं वो, इन्हें क्या कहते हैं, रिटेंटेट, इम्पॉर्टेंट, रिटेंटेट कहते हैं। और यही क्या कहलाता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल। क्यों? यहाँ पे जो मैक्रो बायोमॉलिक्यूल हैं वो छन के नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि एसिड में इनसॉल्युबल होंगे ना, वो वाले बायोमॉलिक्यूल एसिड में इनसॉल्युबल होंगे, तो एसिड इनसॉल्युबल पूल ऊपर बन गया। नीचे का पूल क्या बन गया, एसिड सॉल्युबल पूल। ओके, एसिड सॉल्युबल पूल में क्या आ गए, एसिड सॉल्युबल पूल को ही हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। और ये इसमें क्या आ गए, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल। अभी मैंने बताया था माइक्रो बायोमॉलिक्यूल में कौन कौन आ जाएगा, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल में आ जाएंगे हमारे अमीनो एसिड्स, एक मिनट, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे हमारे अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और मोनोसैकेराइड्स। ये सब आ जाएंगे हमारे माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में। ओके, और मैक्रो बायोमॉलिक्यूल में क्या आएगा, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल में आएगा प्रोटीन्स, अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं ना, तो प्रोटीन्स आ जाएगा, और लिपिड आ जाएगा, और क्या आएगा मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में, और आएंगे हमारे पॉलीसेकेराइड्स, ओके। यहाँ पे हमने जो डाइल्यूट एसिड देखा था, क्या उसका फॉर्मूला क्या है, Cl3CCOOH। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस टेबल इज़ वेरी IMP। यहाँ पे क्या है, एलिमेंट कंपोजिशन दिखाया है। अब हमें पता है बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन उसमें पाए जाएं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब कुछ पाया जाता है इसमें, है ना, जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक, तो इतना जो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, इसका कंपोजिशन अर्थ क्रस्ट पर कम है, बट ह्यूमन बॉडी में कंपोजिशन ज़्यादा है। अगर हम इस टेबल को यहाँ से देखें, इतना,
ये इसका कंपोजिशन अर्थ क्रस्ट पे कम है, बट ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है। बट अगर हम सल्फ़र, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन की बात करें तो इसका कंपोजिशन, इनका सबका कंपोजिशन अर्थ क्रस्ट पर तो ज़्यादा है, बट ह्यूमन बॉडी में कम है। ओके, अब आ गई बात लिपिड की। लिपिड कैसा होता है? मैंने कहा था, वहाँ स्टार लगाया था लिपिड पे कि इस लिपिड के बारे में मैं आगे बताऊंगी। अब लिपिड में क्या है, लिपिड को हम सेपरेशन के बेसिस पर देखें, वैसे लिपिड क्या होता है? लिपिड होता तो माइक्रोबायोमॉलिक्यूल है, छोटा है, लेकिन इसे रखते किस में है? रखते इसे मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स के साथ है। क्यों? क्योंकि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट तो 800 डाल्टन है, ये माइक्रोबायोमॉलिक्यूल है, बट ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन जब इसको छन्नी में छानते हैं तो ये रह जाता है रिटर्नटेंट में, मतलब ऊपर रह जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं रीज़न बताती हूँ। यहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। लिपिड का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ऐसा होता है। ओके, अब लिपिड को आप कहीं भी एक ऐसे फॉर्म में नहीं देखोगे कि हाँ सिंगल ऐसे ही बना हुआ है। लिपिड हमेशा बाइपोलर की फॉर्म में होता है, ऐसे। क्यों? इसका रीज़न क्या है? 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ। हाँ, तो अब कंटिन्यू करते हैं। लिपिड को जैसे हम इस मोनोमर के फॉर्म में नहीं देखेंगे, हम हमेशा इसे कैसे देखेंगे? इस तरह से देखेंगे। किसमें? बाइलेयर की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लिपिड की ये जो हेड होता है ये पोलर होता है। पोलर जो चीज़ है वो वाटर के साथ रह सकता है, बट इसकी जो टेल है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर यानी कि ये वाटर के साथ नहीं रह सकता। तो लिपिड क्या करते हैं? लिपिड अपना जैसे यहाँ पे क्या था, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड डाइल्यूट एसिड था, वहाँ पर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। मान लो वाटर वाटर वाटर, किनारे किनारे सब वाटर है, बट लिपिड यहाँ पे रहने के लिए क्या करता है कि अपने हेड को तो बाहर कर लेता है, हेड को उसने बाहर कर लिया और अपनी टैल को अंदर कर लेता है। क्योंकि टैल नॉन पोलर है, टैल को अंदर कर लिया, हेड को बाहर कर लिया। क्यों? वाटर में रहने के लिए। और लिपिड क्या बना लेता है? वेसिकल बना लेता है, वेसिकल या मीशल्स बना लेता है। तो ये क्या हो जाता है? पॉलीमर तो नहीं है, लेकिन ये बड़ा साइज में बड़ा हो जाता है, इसलिए ये कहाँ रिटेंटेंट में आ जाता है। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का मतलब ही नाम में छुपा है। क्या? अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप। अब अमीनो एसिड में क्या होता है? एक कार्बन है, कार्बन के साथ एक तरफ लगा है क्या? अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप। दूसरी तरफ क्या लगा है? COOH ग्रुप। अमीनो ग्रुप इज ए बेसिक ग्रुप, बट COOH ग्रुप एसिडिक ग्रुप है। R ग्रुप, यहाँ पर R ग्रुप क्या है? वेरिएबल ग्रुप है। हमें ये याद रखना है कि एक कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। एक कार्बन के साथ 4 एलिमेंट जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 4 एलिमेंट जोड़ने के लिए हमने क्या किया? अमीनो एसिड में एक तरफ लगाया NH2 जो कि बेसिक ग्रुप है, एक तरफ लगाया COOH ग्रुप जो कि एसिडिक ग्रुप है, एक तरफ लगाया क्या? हाइड्रोजन, और एक तरफ लगाया R। ओके, अब यहाँ पे ये जो NH2 ग्रुप है ये क्या है? अमीनो ग्रुप कहते हैं इसे, बेसिक ग्रुप है। ये एसिडिक ग्रुप है, R वेरिएबल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन। ठीक, फिर R वेरिएबल ग्रुप है, इसकी जगह R की जगह हम कोई और ग्रुप जोड़ते जाएंगे तो अमीनो एसिड चेंज होता जाएगा। जैसे R की जगह अगर हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी, अगर हम अमीनो एसिड के बारे में बताएं तो अमीनो एसिड की डेफिनेशन होगी, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव एटलीस्ट
1 COOH ग्रुप एंड 1 NH2 ग्रुप। अगर एक अमीनो एसिड में ज़रूरी से ज़रूरी है कि एक अमीनो ग्रुप होना चाहिए और एक एसिडिक ग्रुप होना चाहिए, तभी वो अमीनो एसिड कहलाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि R क्या है, वेरिएबल ग्रुप है। अगर हम इसकी जगह R की जगह क्या लगा देते हैं, एक मिनट, अगर हम R की जगह लगा देते हैं COOH, R की जगह लगा दिया हमने H, तो H क्या हो गया, ग्लाइसिन बन गया ये, ग्लाइसिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, H पहले से ही था, यहाँ पे NH2, यहाँ पे COOH, ये क्या बन गया, ग्लाइसिन। इसको आगे बताती हूँ मैं। अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, R वेरिएबल ग्रुप, NH2, COOH। R की जगह हमने क्या लगाया, हाइड्रोजन लगाया, तो ये क्या बन गया, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज ए सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ठीक, अब अगर R की जगह हमने H ना लगाकर क्या लगा दिया, R की जगह हमने लगा दिया CH3, तो ये क्या हो गया, एलेनिन। R की जगह CH3 ना लगा के हमने क्या लगा दिया, CH2OH लगा दिया, तो ये क्या बन गया, सैरिन। सैरिन इज OH कंटेनिंग अमीनो एसिड। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए सैरिन। R की जगह अगर हमने CH2SH रख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, सिस्टीन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड पूछा जा सकता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड क्या है, तो सिस्टीन। एक चीज़ और याद रखनी है, सिस्टीन इज ए हार्डेस्ट अमीनो एसिड। सबसे हार्ड अमीनो एसिड सिस्टीन है, और ये किस में पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन में पाई जाती है, जो केराटिन प्रोटीन में पाई जाती है। ठीक, अब यहाँ पे जो अमीनो एसिड का जो कार्बन होता है, इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। इस अमीनो एसिड को के कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस कार्बन के बिल्कुल पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक, अभी इस कार्बन के साथ NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों जुड़े हुए हैं, अल्फा कार्बन है ये। अल्फा कार्बन को हम कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कायरल कार्बन जो है क्या होता है। कायरल कार्बन में किसी कार्बन के पास अगर चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, अगर चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं तो उस कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। अब अमीनो एसिड में तो ऐसे ही दिखाया था ना, अमीनो एसिड में चारों डिफरेंट ग्रुप थे, तो अमीनो एसिड क्या का जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, लेकिन यहाँ पे जो R की जगह क्या जुड़ा था, R की जगह भी हाइड्रोजन जुड़ा है, ऊपर भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे दो दो ग्रुप सेम हो गए ना, ये भी ग्रुप सेम हो गया, ये भी ग्रुप सेम हो गया, तो यहाँ पे चार डिफरेंट ग्रुप नहीं जुड़े हैं कार्बन से, तो इसलिए ग्लाइसिन इज ए ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है। अब आप कहेंगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों बोला मैम ने, देखते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो कायरल कार्बन से रिलेटेड है। Those molecules having chiral carbon are optically active. ऑप्टिकल एक्टिव वही होंगे जहाँ पर कायरल कार्बन होगा, जहाँ डिफरेंट ग्रुप जुड़े होंगे, वही ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? ग्लाइसिन। एक चीज़ और कि ग्लाइसिन जो है वो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सोयाबीन को ग्लाइसिन मैक्स कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। All amino acids are substituted methane. मीथेन का फॉर्मूला हमें पता है CH4, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन 4 जोड़ दिए, ये बन गया हमारा
क्या, मीथेन। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्या है, अमीनो एसिड, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की जगह NH2 जुड़ गया, दूसरे हाइड्रोजन की जगह COOH जुड़ गया, एक हाइड्रोजन की जगह R जुड़ गया, तो ये जो अमीनो एसिड हैं क्या है, सब्स्टिट्यूटेड ऑफ मीथेन। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड दो टाइप्स के होते हैं, क्या, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को ही हम प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड कहते हैं और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड कहते हैं। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो हैं वो 20 टाइप्स के होते हैं। आगे देखते हैं। अब ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन में पाए जाते हैं। हमने बताया था ना कि अमीनो एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो जो अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, जो अमीनो एसिड प्रोटीन में पाए जाते हैं, उन्हें ही स्टैंडर्ड अमीनो एसिड या प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड कहते हैं। अब नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड या नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड कौन सी अमीनो एसिड होंगी, जो प्रोटीन में नहीं पाई जाती। जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि 2 अमीनो एसिड ऐसी हैं जो प्रोटीन नहीं बनाती, कौन सी, ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन ये कहाँ पाई जाती हैं, ये यूरिया साइकिल या लिवर साइकिल या क्रेब्स हैंसलीट साइकिल में पाई जाती हैं, जो कि हमारे लिवर में बनती हैं। लिवर में पाई जाती है ना यूरिया साइकिल, क्रेब्स हैंसलीट साइकिल। इस साइकिल का एक और नाम है क्या, ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल। ओके, अब यहाँ पे हमने नॉन स्टैंडर्ड नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड तो बता दिया, ऑर्निथिन, सिट्रुलिन। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड की, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। दिस चार्ट इज वेरी IMP। ओके, एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होता है कि अगर COOH ग्रुप ज़्यादा हैं किससे, NH2 ग्रुप से, तो वो अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड कहलाएगी। और अगर NH2 ग्रुप ज़्यादा हैं किसी अमीनो एसिड में किससे, COOH से, तो वो बेसिक अमीनो एसिड कहलाएगी। और अगर दोनों में बराबर हैं, COOH ग्रुप भी बराबर और NH2 ग्रुप दोनों बराबर हैं, तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाएगी। ठीक है। एसिडिक अमीनो एसिड को निगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड भी कहते हैं। बेसिक अमीनो एसिड को पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड कहते हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड पे कोई चार्ज नहीं होता, क्यों, क्योंकि दोनों अमाउंट में बराबर हैं, नो चार्ज। एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल याद रखने हैं, 2 एग्जाम्पल हैं, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड 3 हैं, क्या, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडाइन। ओके, अब ये जो बेसिक अमीनो एसिड हैं, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडाइन, इसमें 2 पॉइंट्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो DNA होता है, DNA जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। ठीक, अब DNA हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, हमें पता होना चाहिए कि ये हिस्टोन प्रोटीन है क्या। इस हिस्टोन प्रोटीन में कौन कौन सी अमीनो एसिड पाई जाती है, तो इस हिस्टोन प्रोटीन में 2 तरह की अमीनो एसिड पाई जाती है, क्या, बेसिक और लाइसिन और आर्जिनिन। और लाइसिन और आर्जिनिन दोनों कैसी अमीनो एसिड हैं, बेसिक अमीनो एसिड हैं। जो DNA होता है वो एसिडिक होता है ना, तो एसिडिक DNA जो है वो हमेशा बेसिक अमीनो एसिड के साथ ही बाइंड करेगा। ठीक, लाइसिन और आर्जिनिन के साथ। आर्जिनिन और हिस्टिडाइन, आर्जिनिन और हिस्टिडाइन सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है। सेमी एसेंशियल का मतलब ओनली रिक्वायर्ड इन चिल्ड्रन, एडल्ट में रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन चिल्ड्रन में रिक्वायर्ड है, इसलिए इसे सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। अब हम आते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड पे। न्यूट्रल अमीनो एसिड 5 टाइप की होती हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड,
एमाइड्स, इमीनो एसिड। ठीक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड में हमें 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन। ट्रिप्टोफैन जो है, ट्रिप्टोफैन सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड यही है, ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है हमें कि ट्रिप्टोफैन इज़ ए प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन। अब ये ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है जिसे इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो ऑक्सिन का प्रिकर्सर क्या है? ट्रिप्टोफैन। देखा, हार्मोन में क्या आ गया? ट्रिप्टोफैन आ गया। अब वहाँ पे जब हार्मोन पढ़ोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा, क्योंकि अमीनो एसिड आपने पढ़ रखा है, याद आ जाएगा कि ट्रिप्टोफैन इज ए प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन। अब टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन। अब हम आते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में। ऐसी अमीनो एसिड जिसमें सल्फर पाया जाता है, कौन कौन सी हैं? 2 अमीनो एसिड याद रखनी है, क्या? सिस्टीन एंड मिथियोनिन। सिस्टीन अभी मैंने बताया था, सिस्टीन इज ए हार्डेस्ट अमीनो एसिड। सबसे हार्ड अमीनो एसिड क्या है? सिस्टीन। ये किस में पाई जाती है? केराटिन प्रोटीन में पाई जाती है। केराटिन प्रोटीन हमारे बालों में भी होती है, और केराटिन प्रोटीन जैसे एनिमल्स के खुर में भी होती है। तो याद रखना है कि केराटिन प्रोटीन में कौन सी अमीनो एसिड पाई जाती है? सिस्टीन। सिस्टीन के साथ साथ हमें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में मिथियोनिन को भी याद रखना है, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। ओके, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सी है? सेरिन एंड थ्रियोनिन। 4th नंबर पे है एमाइड्स। एमाइड्स में कौन कौन सी अमीनो एसिड आएगी? तो एस्परेजिन एंड ग्लूटामाइन। एस्परेजिन एंड ग्लूटामाइन। अब यहाँ पे एस्परेजिन और ग्लूटामाइन को देखकर कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हमने एसिडिक अमीनो एसिड पढ़ी थी ऊपर, उसका नाम क्या था? एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड से ही एस्परेजिन बना है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड से ही ग्लूटामाइन बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि एमाइड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एसिडिक अमीनो एसिड। इमीनो एसिड। अब हम आते हैं इमीनो एसिड पर। तो इमीनो एसिड में एक एग्जाम्पल याद रखना है, प्रोलिन। प्रोलिन, इसे इमीनो एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप नहीं होता। NH2 ग्रुप की जगह क्या होता है? NH ग्रुप होता है। NH ग्रुप इज इमीनो ग्रुप। ओके, अब हम आगे देखते हैं टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का टाइट्रेशन कैसे होता है? तो हमें ये तो पता है कि pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन। अगर pH कम होगा तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो pH कम होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? अगर हम एसिडिक pH लेते हैं तो हाइड्रोजन आयन कैसा होगा? हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा, क्योंकि एसिडिक pH 7 से हमेशा कम होता है। 7 से कम होगा एसिडिक pH, बेसिक pH हमेशा 7 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कम होंगे। यहाँ पे एसिडिक pH पे क्या होगा? यहाँ पे देखिए कि जैसे हमने पहले अमीनो एसिड बना दी, NH2 COOH हाइड्रोजन R। यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है वो कैसा है? बेसिक ग्रुप है। इसकी टेंडेंसी है कि ये अगर सराउंडिंग में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन आयन का गेन कर लेता है। देखिए, ये हाइड्रोजन आयन को ले लेगा। अब जब ये हाइड्रोजन आयन को ले लेगा तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा एसिड। एसिड की तरफ बिहेव करने लगेगा, क्योंकि NH3 प्लस बना लेगा। NH2 हाइड्रोजन आयन को गेन करके NH3 प्लस बना लेगा और ये एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा। अब बेसिक pH पे हम देखते हैं, हाइड्रोजन आयन की कमी है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कमी है अगर एटमॉस्फेयर में, तो इसका जो अमीनो एसिड का जो COOH ग्रुप होता है, ये हाइड्रोजन आयन अपना लूज़ कर देगा तो ये क्या आ जाएगा? CO नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पे, तो ये बेस की तरह वर्क करने लगेगा। ठीक है, एसिडिक pH पर जो अमीनो एसिड है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है?
एसिड की तरह वर्क कर रहा है। बेसिक पीएच पर जो अमीनो एसिड है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, बेस की तरह वर्क कर रहा है। बट अगर हम न्यूट्रल पीएच लें, पीएच 7 लें, तो क्या होगा, जिस हाइड्रोजन आयन को COOH देता है, लूज़ करता है, उसी हाइड्रोजन आयन को NH2 ले लेगा और NH3+ बना लेगा। तो यही हमारा क्या है, ज्वीटर आयन। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वीटर आयन कब बनता है, न्यूट्रल पीएच पे बनता है। आगे देखिए, pH at which ज्वीटर ion is obtained is known as isoelectric point. Amino acid behaves like acid as well as base, hence known as amphoteric molecule या एम्फोलाइट्स। इम्पॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल या एम्फोलाइट्स कौन होते हैं, तो अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स 20 टाइप के होते हैं, 10 टाइप के असेंशियल अमीनो एसिड एंड 10 टाइप के नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल और नॉन असेंशियल का मतलब क्या है, असेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, उसे हमें बाहर से डाइट के थ्रू लेने की ज़रूरत होती है, उसे ही असेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, असेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे, वो कहाँ से लेने पड़ेंगे, हमें बाहर से लेने पड़ेंगे। ठीक है। असेंशियल अमीनो एसिड एडल्ट में असेंशियल अमीनो एसिड 8 टाइप के होते हैं, बट चिल्ड्रन में 10 टाइप के होते हैं। ठीक है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में बनते हैं, ये 10 टाइप के होते हैं। यहाँ पे 8 क्यों रह गए, क्योंकि मैंने बताया था लाइसिन, कौन से बताए थे, एक मिनट, यहाँ पे मैंने बताया था आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन ये दोनों ही क्या थे, ये दोनों ही सेमी एसेंशियल थे। सेमी एसेंशियल का मतलब ये चिल्ड्रन में तो रिक्वायर्ड है, बट एडल्ट में रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब असेंशियल अमीनो एसिड को याद करने के लिए एक ट्रिक है। क्या, मान लीजिए एक प्रोफेसर है जिनका नाम है वेलिक फोबे। वेलिक फोबे प्रोफेसर जो हैं एक हिस्ट्री ट्रिप पे गए, उन्होंने एक लेडी को देखा जो कि वहाँ लेटी हुई थी। तो हमने ये ट्रिक बनाई है, एक ट्रिक के हिसाब से आप असेंशियल अमीनो एसिड के नाम याद कर सकते हैं। अगर असेंशियल अमीनो एसिड के नाम याद हो जाएंगे तो नॉन असेंशियल ऐसे ही पता चल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि 4 अमीनो एसिड दे देंगे, वो पूछा जाएगा कि इसमें असेंशियल कौन सा है बताइए। तो इस ट्रिक से आप बहुत अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं कि असेंशियल कौन सा है, असेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है। तो इन हिस्ट्री ट्रिप टू अर्जेंटीना, वेलिक फोबे मेट एन आइसोलेटेड लेडी लाइंग देयर। ओके, तो इन हिस्ट्री का मतलब है हिस्टिडिन, ट्रिप का मतलब ट्रिप्टोफैन, अर्जेंटीना आर्जिनिन, वेलिक वैलिन, फोबे फिनाइलएलेनिन, मेट मिथियोनिन, आइसोलेटेड आइसोल्यूशिन, लेडी ल्यूसिन, लाइंग लाइसिन, देयर थ्रियोनिन। ये सब क्या है, असेंशियल अमीनो एसिड हैं। क्या है, असेंशियल अमीनो एसिड्स। तो असेंशियल अमीनो एसिड्स को हम ऐसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 अमीनो एसिड ऐसी हैं जो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, कौन कौन सी, आर्जिनिन और लाइसिन, केवल चिल्ड्रन में रिक्वायरमेंट है इनकी। ओके, तो आज हमने क्या किया, आज हमने बायोमॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन और अमीनो एसिड को देखा। स्टार्टिंग से देख लीजिए एक बार। हमने बायोमॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, लिपिड के बारे में देखा कि लिपिड जो है वो कैसे बनता है, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में देखा, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, फिर उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स के टाइप्स देखे, फिर सेपरेशन देखा कि हम बायोमॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो बायोमॉलिक्यूल को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। दिस चार्ट इज़ वेरी IMP। एंड लिपिड के बारे में देखा। अमीनो एसिड्स आर हमने पढ़ लिया।
आज हमने बायोमोलिक्यूल का इंट्रोडक्शन और अमीनो एसिड्स को कंप्लीट कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे प्रोटीन एंड लिपिड के बारे में, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।